सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं खबर दोपहर की ओर। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि चुनावी सरगर्मियों के बीच एमपी की सियासत में एमपी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तकरार अभी भी बनी हुई है। अभी दोनों पक्ष पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, साथ ही आपसी तालमेल की भी कोशिश बनाने में कर रहे हैं। हालांकि वक्त कम है, लेकिन सपा और कांग्रेस के रवैये से विपक्षी दलों को एकजुट कर विपक्ष का तारहरण कहे जाने वाले आईएनडीआईए गठबंधन के बीच मतभेद साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। दरअसल एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन बीते रविवार को कांग्रेस ने राज्य की 230 सीटों में से 144 पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें से कांग्रेस ने उन 9 सीटों में से 4 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जहां अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने भी 9 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। दोनों पार्टियों ने एक ही सीट पर अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, जिससे गठबंधन की तकरार अब साफ तौर पर भी दिखाई देने लगी है। देखिए, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आईएनडीआईए में रार अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीते दिनों कांग्रेस ने 144 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो उनमें से 4 सीटें ऐसी थी जिसपे समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। और अब इसको लेकर के सियासत हाई हो गई है और अब लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या होगा आईएनडीआईए का भविष्य। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टिक पाएगा या फिर एनडीए की हवा में उड़ जाएगा? रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, एमपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जैसे जैसे प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, आईएनडीआईए में रार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, तो 4 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी आमने सामने नजर आए। क्या होगा आईएनडीआईए का गठबंधन? अब सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए जुटी है, क्योंकि अब समय किसी के पास बचा नहीं है, चुनाव सर पर आ चुका है। ऐसे में आईएनडीआई का जो गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, यानी 230 सीटें जो वहाँ विधानसभा क्षेत्र अपने प्रत्याशियों को कांग्रेस ने जारी कर दी है। तो ऐसे में जो 9 जगह की जो 9 विधानसभाएं हैं, वहां पर उन्होंने उसमें से 4 लोगों के नाम ऐसे जो डाले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारना चाहती है, उतार दी। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की टकरार आपस में हो चुकी है। तो अब मध्य प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से चुनाव होगा गठबंधन का, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रितेश, अभी लेकिन दोनों देखिए, पार्टियों में सपा लगातार के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जो हमारी हैसियत मध्य प्रदेश में है, वही हैसियत कांग्रेस की यूपी में है। क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले कमलनाथ वहां पर रहे हैं और मध्य प्रदेश की शिवराज जो इस समय सरकार है, तो अगर दोनों की तुलना की जाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का क्या हाल है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकार, तो ऐसे में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें नहीं बचा पा रही, तो ऐसे में वो मध्य प्रदेश जाकर के किस तरीके से चुनावी जीत बचा पाएगा और कैसे सीट अपनी इकट्ठा कर पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जमकर इस बात की टकरार हो रही है कि वो उस सीट पर अपने प्रत्याशी न उतारे जिस पर अखिलेश यादव का हिसाब तौर पर करना है, वो अपने हिसाब से वहां पर। लेकिन रितेश, देखिए, कमलनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं और वो सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन भी मांग रहे हैं, लेकिन ये जो पेच है सपा कांग्रेस का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, ये कहाँ फंस रहा है जो सहमति नहीं बन पा रही? और देखिए, बिल्कुल एक तो ये बात है कि अगर आपसी तालमेल नहीं है, तो चाहे वो घर परिवार हो या फिर राजनीतिक का परिवार हो, तो वो बिखर ही जाता है। तो आईएनडीआई का जो गठबंधन हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बना है, और वो विधानसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ और कितना साथ देने वाली है। जिसका ये परिणाम आने लगा है कि एमपी के चुनाव में ही अभी आपसी तालमेल न बन पाना
समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, वहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया, और जहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। तो ऐसे में दोनों का टकरार, ये फायदा कहीं भारतीय जनता पार्टी न उठा ले। ऐसे में दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए, और अभी आने वाले समय में जनता की बात को तय करेगी कि अब किस सरकार को और किस पार्टी को हमें वोट देना चाहिए। ठीक है, देखिए लगातार रितेश जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान देखने को मिल रहा है और बयान सुनने को भी मिल रहा है, उससे साफ तौर पर ये एक अंदेशा लगता है या पता चलता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करे। क्या आने वाले कुछ दिनों में ये बात संभव है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही बड़ी पार्टियां एक साथ आ जाएं? देखिए, मैं आपको सबसे पहली चीज ये बताऊं कि अगर दो पार्टियों में तकरार हो रही है तो उसका मजा तीसरी पार्टी जरूर उठा ले जाएगी। ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपसी तकरार शुरू हो चुकी है, 5 राज्यों का चुनाव है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस ने जब पहले से वहां पर जो गठबंधन बना हुआ है, और गठबंधन में कांग्रेस जब इस चीज को कह रही है तो मान मनोबल के बाद में कुछ सीटों को मानना चाहिए। लेकिन जब दोनों पार्टियां नहीं मान रही तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान गठबंधन का ही होना तय माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। लेकिन रितेश देखिए, विधानसभा चुनाव तो चलिए, अगर एक बार को मान लेते हैं कि दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर और मुखर होकर ये कह चुके हैं कि जो हाल हमारा मध्य प्रदेश में है, ठीक वैसा ही हाल कांग्रेस का यूपी में है। 2024 का चुनाव नजदीक है, अगर यहां पर सहमति नहीं बनती है तो क्या 2024 का जब टिकट का बंटवारा होगा तो उस पर असर देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। जब जो 5 राज्यों के लिए चुनाव है, जब इतनी में सहमति नहीं बन पा रही है, तो 2024 में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा उसमें समीक्षा करनी होगी और ज्यादा होमवर्क करना होगा, तभी अपने प्रत्याशी को उतार पाएंगे। ऐसे में INDI गठबंधन को बड़ा नुकसान होने वाला है अगर वो सहमति बना करके अपने प्रत्याशियों को, अपने संगठन, अपने जो उनके साथ में जो जितने भी दल जुड़े हैं उन दलों का अगर उनका साथ में समीक्षात्मक बैठक नहीं होगी, एक दूसरे से अगर वो राजी होकर के अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारते हैं मैदान में, तो 2024 में भी फिर उसी तरीके की पटकनी उनको खानी पड़ सकती है, जिस तरीके की सीटों का लॉस उनको पूरे भारत में ठीक है रितेश, देखिए आज कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, जिसकी कई बड़ी और अहम बातें हैं और कई ऐसे वादे हैं जो पुराने घोषणा पत्र में भी थे और इस बार भी देखने को मिल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है, प्रत्याशियों का ऐलान किया है। ऐसे में सपा का घोषणा पत्र कब तक जारी होगा? देखिए, अभी तो दोनों पार्टियों में जो तकरार चल रही थी उसके बाद भी अब लगता है कि शायद कुछ बातें दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं से हों। अगर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं से बातें होती हैं तो आपसी समझौते के बाद ये अपनी चीजों को, अपने मैनिफेस्टो को, चुनाव को वो जारी कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में जब ये गठबंधन की बात होगी, कौन से प्रत्याशी कहां से उतारे जाएंगे, उसके बाद में समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को तैयार करके मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखेगी। ठीक है, देखिए रितेश, एक चीज यहाँ पर और अहम हो जाती है। लगातार अगर हम राहुल गांधी की रैलियों पर एक नजर डालें, जनसभाओं का जिस तरीके से वो जनसभा में हिस्सा लेते हैं उस पर नजर डालें, तो उनके संबोधन की बड़ी बातें रही है जातिगत जनगणना, और अक्सर वो OBC के हक की बात उठाते हैं। क्या जाति के आधार पर इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ा पाएगी क्या? देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि जातीय के आधार पर किस पार्टी को वोट मिलता है। ये आपने अभी देखा होगा कि 2 बार से 14 और 19 और फिर 24 में तो किस तरीके से 3 जातियों के लोग किनका पक्ष कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब अनुसूचित जात और महिलाओं के लिए और तरह तरह के जो चीजें ला रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनावी रणनीति को लेकर के मैदान में उतरी है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी तक हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में जाना पसंद नहीं करती थी। अब अचानक अगर अभी देखी जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं तो वो भी लगातार मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। प्रदेश कार्यालय की बात की जाए तो वहाँ भोलेनाथ का जीर्णोद्धार किया गया, यानी पूजन पाठ में भी अब ज्यादा ये मन लगाने लगे इस वजह से, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देखा है कि किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के पूजन पाठ से वो वोट बैंक को साधने में काम करते हैं। तो कुछ नकल भी हो रहे हैं, तो इस तरीके से पार्टी के चुनाव में इस तरह से लड़ा जा रहा है। अब ये जनता तय करेगी कि कौन सी पार्टी और किस लिए और किस हद तक की। ठीक है, धन्यवाद रितेश, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
एटीएस के आतंकियों से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आतंकियों और जेएमबी के सदस्यों ने यह खुलासा किया कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों ने अपना एपिसेंटर लखनऊ को बनाया है। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई देश में स्लीपर सेल लगातार तैयार कर रहा है। एटीएस ने जब आतंकी मुफक्सिर को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से कई अहम खुलासे हुए और अब खुलासे में जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लगातार आतंकियों का एपिसेंटर बनता जा रहा है। स्लीपर सेल लगातार जो है वो पीएफआई तैयार कर रहे हैं और पीएफआई लगातार सक्रिय हो चुका है और पीएफआई पर नकेल कसने के लिए देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों जो तस्वीरें सामने आई उसमें भी पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया था। कलीम का रुख करते हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। कलीम, देखिए, जब गिरफ्तारी हुई आतंकियों की तो इसमें बड़ा खुलासा हुआ कि सभी आतंकियों का जो एपिसेंटर है वो यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ और यूपी में कलीम ऐसा क्या है जो लगातार आतंकी गतिविधियां यहां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और ये आतंकियों का एक फेवरेट पॉइंट बनता जा रहा है? मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए एटीएस में की जो पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए, एटीएस की जो छापेमारी की गिरफ्तारी है उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो लखनऊ से सामने आई थी। क्योंकि जो कुर्सी रोड से लेकर के बीकेटी तक की जो पूरा एक नेटवर्क देखा गया था, उस नेटवर्क में देखा आ जाए तो 70 से अधिक लोगों की जो गिरफ्तारियां देखी गई थी, उसको लेकर के एक बड़ा ये खुलासा हुआ है कि जो जिस तरह से लखनऊ का एक सेंटर बन रहा है आतंकियों का, ये इसको लेकर के जो अब एटीएस है वो भी जो अपने कदम बढ़ा रही है, वो भी फूक फूक के पूरी तरीके से कदम बढ़ाते हुए जांच कर रही है। जांच के दायरे में जो भी सामने आ रहा है उसकी भी गिरफ्तारी हो रही है। क्योंकि अगर हम पिछले सालों की बात की जाए, पिछले साल में जिस तरीके से हम दुबग्गा की बात करें, बीकेटी की बात करें, कुर्सी रोड की बात करें, हसनगंज की बात करें या फिर खदरा की बात करें, क्योंकि इन जगहों पर से जिस तरीके से छापेमारी हुई थी, उस छापेमारी में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उस गिरफ्तारी में यह खुलासा हुआ था कि बीकेटी का जो अचरामऊ गांव है, वहां पर लगातार पीएफआई को एक नेटवर्क यानी कि जो स्लीपर सेल हैं उनको एक पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। उन स्लीपर सेलों को किस तरीके से नेटवर्क में शामिल करना था, किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देना था, उन सभी चीजों की ओर लेकर के जो ट्रेनिंग थी वो दी जा रही थी। क्योंकि अभी तक जो सामने आया था वो ये आ रहा था कि जिस तरीका से जो आतंकी संगठन है वो दिल्ली और मुंबई को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से यूपी एक बड़ा उनका गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से स्लीपर सेलों की जो संख्या बढ़ रही है वो 100 से ज्यादा स्लीपर सेल्स अभी तक सामने आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात आपको भी याद होगी कि अभी एटीएस की टीम कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के एक आतंकी को लेकर के आई थी, जिससे पूछताछ कर रही थी। उसके साथ अगर बात की जाए मुजफ्फर की बात की जाए या फिर अजरुद्दीन की बात की जाए, इन लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई थी उन गिरफ्तारियों में भी कई अहम खुलासे हुए थे। जिसके बाद अभी हाल ही के दिनों में एनआईए की जो रेड पड़ी थी, उस रेड में भी जिस तरीके से जो लोग मिले थे, उनके पास से जो डायरियां मिली थी, जो साहित्य के किताब मिले थे या फिर जो वीडियो मिला था, उन वीडियो के आधार पर जो युवा है उनको लगातार उस साहित्य के जो साहित्य है पढ़ाना, उनको वीडियो दिखाना और उन सभी चीजों को लेकर के जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, उन ब्रेन वॉश करने के बाद साफ तौर से कहा जा रहा है कि उनको एक बड़ी साजिश के लिए तैयार किया जाता है कि अगर जब भी इनको एक आदेश मिलेगा उस आदेश का पालन करते हुए ये किसी भी घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखिए कलीम, लगातार एनआईए पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। जो भी पीएफआई से जुड़े सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन मुख्य वजह क्या है? आखिर क्यों पीएफआई लगातार फल फूल रहा है? पीएफआई को मदद कहां से मिल रही है? कौन कर रहा है फंडिंग? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पीएफआई को पूरी तरीके से बैन किया गया था, लेकिन बैन होने के बाद एक बार फिर से जब सक्रिय हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है केरल की बात की जाए या फिर विदेशी फंडिंगों की बात की जाए, क्योंकि पीएफआई के जो सदस्य हैं उनके पास लगातार जो विदेशी फंडिंग आती है या फिर जिस तरीके से कई ऐसे संगठन है जो उसमें लगातार अपना पैसा निवेश करते हैं। फिर चाहे उसमें राजनेताओं की बात की जाए, क्योंकि राजनेताओं के भी नाम सामने आ रहे थे लेकिन अभी नाम खोले नहीं गए कि आखिर इस पीएफआई संगठन को जो उनके द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी उसको लेकर के जो स्लीपर सेलों को जो पूरी तरह से तैयार किया जाता है, उसमें जिस तरीके से बेरोजगार जो युवा है उनको खास तौर से सम्मिलित किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनको चिन्हित करके उनको अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं और उसको जब पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, पूरी ट्रेनिंग दे लेते हैं, उसके बाद एक बड़ी साजिश के लिए उनको तैयार करके कहीं भी भेज देने की एक जो बात सामने आ रही है, वो अभी तक इस मामले में कितने लोगों को अभी इसमें शिकार बनाया गया, क्योंकि 100 से ज्यादा तो संख्याएं सामने आ रही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो राजधानी लखनऊ की सामने आई है, उसमें अभी तक कहां कहां पर ये पूरी छापेमारी की गई है या अभी कितने लोगों के नाम सामने आए हैं, या फिर जो राजनेताओं की बात की जा रही है या फिर कुछ ऐसे अधिकारियों के भी नाम शामिल हो रहे हैं जो बाकायदा सरकारी विभागों में होने की बात सामने आ रही है, वो पूरी तरीके से फंडिंग पहुंचा रहे हैं या फिर जो विदेशी फंडिंग की बात है जो मुफक्किर की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम कई ऐसे पहलू है जो निकल के सामने आए हैं कि किस तरीके से जो आतंकी संगठन है वो लगातार यूपी में पैर पसार रहे हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में एनआईए एक बार फिर से एक्शन लेगा? क्या मुफक्किर के बयान पे के आधार पर और
कितने लोगों की गिरफ्तारी आगे आने वाले कुछ दिनों में की जा सकती है, क्या जानकारी है इसे लेके? देखिए जाहिर सी बात है, फिलहाल आधिकारिक तौर पे जो बयान की बात की जाए वो किसी तरह का बयान एटीएस के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम एटीएस सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो एटीएस की जो जांच चल रही वो एकदम दबे पांव, यानी कि ऐसी जांच की जा रही है कि किसी को कानो कान भनक भी ना हो, और पूरा एक नेटवर्क जो तैयार किया गया उस नेटवर्क के करीब पहुंच करके एकाएक जो रेड पड़ेगी उस रेड में जाहिर सी बात है एक बड़ी गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल जिस तरीके से अभी तक जो गिरफ्तारियों के जो आंकड़े हैं वो लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारियों के जो आंकड़े सामने आ चुके हैं, और फिलहाल जो बात की जाए गोंडा की बात की जाए, बहराइच की बात की जाए या फिर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, इन जगहों पर पहले ही गिरफ्तारियां हो चुकी है। लेकिन अभी बात की जाए जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले एनआईए की जो रेड पड़ी थी उसमें जिस तरीके से पीएफआई संगठन की जो बात सामने आ रही थी, पीएफआई संगठन के जो लोग थे उनके सम्मिलित होने की जो बातें थी, उनमें जो गिरफ्तारियां थी वो भी कहीं ना कहीं उसी संगठन से साफ तौर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और एटीएस का साफ तौर से इस मामले में कहना है कि एक बड़ा नेटवर्क है, और जिस तरीके से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी उस साजिश को नाकाम करते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ी गिरफ्तारियों के लिए जो टीम निकलेगी वो टीम एक बड़े स्तर पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी करेगी। लेकिन कलीम देखिए, स्लीपर सेल्स का भी लगातार जिक्र किया है कि पीएफआई लगातार स्लीपर सेल्स को तैयार कर रहा था। कई मूवीज ऐसी है जिसमें हमने ये साफ तौर पर देखा है कि स्लीपर सेल्स किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब तो ये एक रियल स्टोरी है जो लगातार अब सुर्खियों में है। क्या मूवीज के तर्ज पर ही स्लीपर सेल को ट्रेनिंग दी जा रही थी क्या? आखिर किस सोशल मीडिया ऐप का सहारा लिया जा रहा था, इसको लेके क्या जानकारी है? देखिए फिलहाल अभी इस मामले का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर मूवी की जो बात है या फिर जो रियलिटी की जो बात है, रियलिटी में जो चीजें सामने आई वो सोशल मीडिया का सहारा जरूर लिया जा रहा है। सोशल मीडिया की जो अकाउंट है उन पे लगातार लोगों को निगरानी की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट पे लगातार जो युवा हैं वो नजर आते हैं, और उन्हीं को लगातार अपना टारगेट करते हुए उनको कभी फंडिंग का लालच देना, कभी किसी चीज का लालच के बहाने उनको अपनी तरफ खींचना, और खींचने के बाद उनको वीडियो दिखाते हुए, साहित्य पढ़ाते हुए उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने का मामला सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है और एनआईए की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो एक बड़ी साजिश है उसको नाकाम करते हुए एक बड़ा नेटवर्क भी तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है एटीएस। लेकिन देखिए कलीम, लगातार प्रदेश के 75 जिलों में एनआईए की और तमाम जो विभाग है उनकी कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन लखनऊ पर जब भी कार्रवाई होती है, जब भी छापेमारी होती है, सबसे ज्यादा पीएफआई से जुड़े सदस्य लखनऊ में ही पाए जाते हैं। आखिर लखनऊ में ही पीएफआई अपना ठिकाना क्यों मजबूत कर रहा है? क्यों अपना जो मकर जाल है पीएफआई सबसे ज्यादा लखनऊ में फैलाने की कोशिश कर रहा है? जाहिर सी बात है, पीएफआई संगठन को लेकर के अगर बात की जाए, क्योंकि पीएफआई संगठन के ऐसे कई यहाँ पर जो ग्रुप है राजधानी लखनऊ में, क्योंकि एक जो बड़ा ग्रुप की जो बात की जा रही थी, क्योंकि अभी कई ऐसे जो मुख्य आरोपी हैं वो लगातार फरार हो रहे हैं, क्योंकि अचना मऊ के प्रधान की बात की जाए, जो इसका मुख्य साजिश करता है की बात की जाए, उसके द्वारा कई युवाओं को ब्रेन वॉश किया गया। वहां का जो जंगल है, गाँव है, वहां पर पूरी तरीके से जो ट्रेनिंग देने की बात आई थी, या फिर बात की जाए कुर्सी रोड से लेकर के बाराबंकी तक की, ये पूरा एक जो नेटवर्क पूरा तैयार किया गया था, क्योंकि इस नेटवर्क के सहारे जिस तरीके से एटीएस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, तो इसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि गांव देहात में जो लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, और उस ब्रेन वॉश के तहत उनको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, और उसी तैयारी के तहत पूरा जो नेटवर्क है वो काम करता है, और उसके बाद जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में उनको उतार दिया जाता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो स्लीपर सेल के जो मामले सामने आ रहे हैं, उन स्लीपर सेलों को किस तरीके से चिन्हित करेगी एटीएस, और उस चिन्हित करने के बाद क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। कलीम देखिए, लगातार ये जो संगठन है इसकी सक्रियता पर नकेल कसने के लिए एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या कोई बड़े आतंकी हमले की आशंका थी क्या यूपी में? क्या राम मंदिर के निर्माण से पहले कोई बड़ा आतंकी हमले की तैयारी थी यूपी में? देखिए फिलहाल अभी इस मामले का किसी तरह से खुलासा नहीं हुआ है मुस्कान जी, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस से अगर बात की जा रही है तो एटीएस साफ तौर से कह रही है कि अभी इस मामले में जो तफ्तीश है वो चल रही है, क्योंकि जो बात की जाए अयोध्या की या फिर यूपी के कई ऐसे प्रदेश हैं वहां पर की बात की जाए, या फिर जो जिलों की बात की, जो राजनेता इसमें जो शामिल होने की बात की जा रही है, उन राजनेताओं के जब तक नाम नहीं खुलेंगे तो जाहिर सी बात है उसका किसी तरीके का पर्दाफाश अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आम निर्माण पर लखनऊ लाए गए हैं उनसे आमना सामना कराया जा रहा है। आमने सामने के दौरान जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उन साक्ष्यों के आधार पर अभी तक जो 100 से ज्यादा स्लीपर सेलों की जो जानकारी सामने आई है उसके तहत जो काम की बात की जाए, जो एटीएस की गिरफ्तारियों की बात की जाए, उनको लेकर के जाहिर सी बात है साफ तौर से एटीएस जो है निगरानी जो अयोध्या का राम मंदिर है उसको लेकर के बात की जाए, उस पर भी पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए, या फिर वाराणसी की बात की जाए, वाराणसी पर भी पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच